कलश के साथ युद्ध करते हुए वासु, वैभव और बाकी साथी ने कलश की आधे से ज्यादा सेना को हरा दिया था। कलश ने अपनी सोच से उलट जब युद्ध में खुद को हारते देखा तो उसे अपने सेनापति को मैदान में भेजना पड़ा। वहीं मोहिनी और चंद्रा दोनों मिलकर घायल धर्मसेन की हत्या करने की कोशिश में लगे थे और इसी के चलते उन दोनों ने लाखन के आदमियों को धर्मसेन की सुरक्षा से हटा दिया था। चंद्रा इस वक्त क्या कर रहा था उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। चंद्रा ने बहाना बनाकर लाखन के लोगों को अभिनव की सुरक्षा से हटवा दिया था। अब मोहिनी को अपना रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसे बहुत शातिर तरीके से अभिनव की हत्या को अंजाम देना था, क्योंकि अभी केवल वही थी जो अभिनव के पास थी। अगर अभिनव को कुछ भी होता तो सारा दारोमदार मोहिनी के सर पर आता, इसलिए उसे अभिनव को इस तरह मारना था ताकि कोई उस पर शक न कर पाए। यहां वहां देखकर मोहिनी अभिनव के पास गई और धीरे से उसके सर के पास बैठ गई। बाहर से किसी भी वक्त कोई भी आ सकता था, इसलिए मोहिनी को डर भी लग रहा था। आखिर उसने हिम्मत करके अपने हाथों को अभिनव के गले की तरफ बढ़ाया। मोहिनी के हाथ अभिनव के गले के एकदम नजदीकी थे कि तभी अभिनव की आंखें खुल गई और शरीर में लगे घाव के कारण दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई। अभिनव ने जब आंख खोली तो उसे अपने सामने मोहिनी बैठी नजर आई, जिसके हाथ उसके गले के एकदम करीब थे। इससे पहले अभिनव कुछ भी समझ पाता, मोहिनी ने झट से अपने हाथ पीछे कर लिए थे और अपना पसीना साफ करते हुए तुरंत कहा, अरे अभिनव, आखिर तुम्हें होश आ ही गया। हम सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। बाहर बहुत भयानक युद्ध चल रहा है, लेकिन तुम यहीं रहो। बहुत कमजोर हो गए हो ना तुम। मोहिनी को यूं हवाइयां उड़ी देख अभिनव को कुछ अजीब लगा। उसने धीरे से मोहिनी से कहा, तो तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, और तुम क्या करने वाली थी? इससे पहले अभिनव कुछ और बोलता, उसकी चीख सुनकर पानी लेने गए लाखन के लोग भागकर वापस आ गए। क्या हुआ? क्या बात है? आपको होश आ गया? आराम से लेटे रहिए, जख्म बहुत गहरा है, एक आदमी ने अभिनव के पास आते हुए कहा। अभिनव ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन बाजू में बैठी मोहिनी ने उसे शांत करा दिया। अरे अभिनव, तुम्हें सब कुछ बताएंगे, लेकिन अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। लगता है चोट लगने से बेहोशी में बातें कर रहा है। उसे देखो, तब तक मैं बाहर के हाल देख कर आती हूँ। इससे पहले कि अभिनव कुछ भी कहता, मोहिनी उसे चुप कराकर वहां से चली गई। मोहिनी को यूं कन्नी काटकर भागते देख पीछे खड़ा चंद्रा समझ गया था कि वो अपने काम में असफल हो गई थी। अब वो चुपचाप वहीं खड़ा धर्मसेन को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। अभिनव तो आज मौत के घाट उतरते उतरते रह गया था, लेकिन वहां कलश का सेनापति और उसके साथी वासु और उसके लोगों का बुरा हाल कर रहे थे। वैभव हवा में ही सेनापति से लड़कर उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वैभव की चाल समझ चुका था, इसलिए हर बार वो वैभव को चकमा देकर वासु पर वार कर देता था। हालांकि योजना के हिसाब से अब तक वासु उसके वारों से बचकर बाकी लोगों से लड़ रहा था और उसने लगभग सेनापति के सारे लोगों को मार गिराया था। अब केवल सेनापति ही बचा था जो वासु के सारे लोगों से अकेला लड़ रहा था। आखिर बहुत देर बाद वैभव को एक छोटा सा मौका मिल गया और वो उल्टा सेनापति को चकमा देकर उसे जमीन के करीब ला दिया था। यहां लाखन इसी पल का इंतजार कर रहा था। हालांकि सेनापति और जमीन का फासला अभी भी काफी ज्यादा था, लेकिन तब भी लाखन ने हवा में छलांग लगाकर सेनापति के पैरों को पकड़ लिया था। सेनापति समझ चुका था कि वो मुसीबत में था, इसलिए वो भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वो अपनी जादुई तलवार से लाखन पर वार कर देता है। सेनापति के वार का अंजाम ये हुआ कि लाखन का एक हाथ कटकर नीचे गिर गया था और खून से जमीन लाल हो गई थी। लाखन को पता था कि एक ऐसा मौका था जहां सेनापति को हराया जा सकता था। अगर ये मौका हाथ से चला जाता तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती। इसलिए एक हाथ कटने के बाद भी लाखन सेनापति पर अपनी पकड़ मजबूत किए था और अपने नुकीले दांत सेनापति के पैरों में गड़ा दिए थे। तभी मौका देखकर वैभव ने तेजी से सेनापति के पास आकर उस पर जोर से वार किया, जिससे वो संभल नहीं पाया। तभी वासु ने वैभव से कहा, वैभव, तुम जाकर लाखन को संभालो, बाकी का काम अब मुझ पर छोड़ दो। अभी तक लाखन के कहने से वासु ने सेनापति पर एक भी वार नहीं किया था, लेकिन अब कलश का सेनापति नीचे धरती पर आ चुका था और अब वार करने की बारी वासु की थी। वासु ने अपने पैरों की गति बढ़ा दी थी
और किसी शेर की तरह सेनापति पर टूट पड़ा। अब दोनों में युद्ध शुरू हो चुका था। भले जमीन पर सेनापति की शक्तियां कम हो गई थी, लेकिन अभी भी उसमें इतनी ताकत थी कि अकेला ही वासु और उसके लोगों को हरा सकता था। इसी बीच वैभव ने भी लाखन के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ ली थी। लाखन, तुम ठीक तो? चलो मेरे साथ। वैभव ने लाखन को सहारा देते हुए उठाया और एक पेड़ से टिका दिया था। मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं होगा वैभव, तुम जाकर वासु की मदद करो, लाखन ने वैभव को भरोसा दिलाते हुए कहा। ठीक है, लेकिन ये कपड़ा बांध लो लाखन, ताकि तुम्हारा खून और ना निकले। वैभव ने इतना कहते हुए एक लंबा सा कपड़ा निकाला और लाखन की बाह में बांधकर वहां से निकल गया। वैभव तेज कदमों से वासु और सेनापति की ओर बढ़ रहा था कि तभी सेनापति के लोगों ने बीच में आकर उसका रास्ता रोक लिया। अब वैभव को न चाहते हुए भी यहां रुककर पहले इन लोगों को खत्म करना पड़ता, तभी जाकर वो वासु की मदद कर पाता। दूसरी ओर सेनापति अपनी जादुई तलवार से लगातार वासु पर वार कर रहा था। उसकी रफ्तार भी इतनी तेज थी कि वासु की जगह कोई और होता अभी तक उसके कई टुकड़े हो चुके होते। लेकिन वासु अपनी पूरी कोशिश करता हुआ न सिर्फ उन वार से बच रहा था, बल्कि मौका मिलते ही हमला भी कर रहा था। सेनापति और वासु दोनों को लड़ते लड़ते कई घंटे हो चुके थे और दोनों लहूलुहान हो चुके थे, लेकिन कोई भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर एक पल ऐसा आया कि वासु ने सेनापति की जादुई तलवार उसके हाथ से गिरा दी और सेनापति को जमीन में गिराकर अपने दोनों पैरों से उसका सीधा हाथ तोड़ डाला। अब सेनापति की हालत खराब हो चुकी थी, वो युद्ध करने लायक ही नहीं बचा था। वासु ने उसका दूसरा बचा हाथ भी तोड़ दिया, जिससे सेनापति अब किसी काम का नहीं बचा था। देखा जाए तो युद्ध के इस मैदान में अब वो सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह खड़ा अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। तुमने एक योद्धा की तरह लड़ाई की है, भले तुम मेरे दुश्मन हो, लेकिन तुम्हारी बहादुरी की मैं इज्जत करता हूं। बोलो, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? वासु ने कलश के सेनापति से पूछा। सेनापति चाहता था कि उसके आखिरी वक्त में उसे सम्मान के साथ खत्म किया जाए। सेनापति ने वासु से कहा, मैं चाहता हूं। सेनापति इससे पहले आगे कुछ बोल पाता, कोई नुकीली चीज आकर उसके सीने को भेद गई और पल भर में उसका शरीर जलकर भस्म हो गया। यह नुकीली चीज कलश ने ही अपने सेनापति पर छोड़ी थी। और फिर कलश वासु से बोला, इस कायर सेनापति की मौत मेरे हाथों ही लिखी थी, लेकिन मान गए वासु, तूने मेरी इतनी बड़ी सेना को खत्म कर ही दिया, लेकिन बिना किसी शक्ति के आखिर तूने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ कैसे ली? लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुझे यह एहसास दिलाऊंगा कि कलश से दुश्मनी करने का अंजाम क्या होता है। खून से लथपथ खड़े वासु ने जब अपनी नजरें उठाकर आसमान में देखा तो उसे हवा में कलश अपने भयानक रूप में नजर आया। इसका मतलब है कलश आ गया। पता नहीं अब आगे क्या होगा। आसमान में तेज रोशनी देखकर लाखन समझ गया था कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला था। वासु न जाने कितने लोगों से अब तक लड़ चुका था, उसने एक पल भी रुककर आराम नहीं किया था। सेनापति जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ते लड़ते तो वो और भी ज्यादा थक चुका था। अभी जहां उसे सबसे ज्यादा दम की जरूरत थी, वहां उसकी ताकत मानो खत्म हो चुकी थी। फिर भी वासु ने खून से तर शरीर के साथ तलवार हवा में उठाई और अपनी पूरी ताकत से कलश पर हमला करने आगे बढ़ गया। वासु का मन भले चट्टान जैसा मजबूत हो, लेकिन शक्ति विहीन होने के कारण शरीर की अपनी एक क्षमता थी जो अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वासु जैसे ही आगे बढ़ा, कलश ने उस पर वार कर दिया, जिससे वो किसी गेंद की तरह लुढ़कता हुआ पेड़ से जा टकराया। जमीन में इस तरह घिसटने से वासु के आधे कपड़े फट गए और बहुत चोटें आई। क्या हुआ मेरे बहादुर वीर, तुम तो यहां मणि लेने आए थे ना? इतने में ही हवा निकल गई। अभी तो ये सिर्फ मेरे लोग ही थे जिन्हें तुमने मारा। तुम्हें मणि चाहिए तो मुझे खत्म करना पड़ेगा। हाँ हो, माफ करना, तुम्हारी तो ये हालत है कि कपड़े भी फट गए हैं। लगता है खड़े होने के लिए भी 4 आदमी लगेंगे। कलश ने वासु का मजाक उड़ाते हुए कहा। जिस तरह वासु की हालत थी, उसे देखकर तो कोई भी कह देता कि अब वो चलने लायक भी नहीं। कलश को वासु की ऐसी बुरी हालत पर मजा आ रहा था, जिसने उनकी पूरी सेना को खत्म किया था। वो उसे इतनी आसान मौत दे भी कैसे सकता था? लेकिन वासु अभी हार नहीं माना था। वो कुछ देर बाद फिर खड़ा हुआ और कदम आगे बढ़ाने लगा। बस
बहुत हो गई तेरी नौटंकी, तेरे लिए इतना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। इतना कहते ही कलश ने आसमान से बिजली बुलाकर उसने सीधे वासु की तरफ फेंक दिया। वो बिजली सीधी वासु को खाक करने उसकी तरफ बढ़ी कि तभी वैभव ने अपनी शक्ति से कवच बनाकर वासु को बचा लिया। ये देखकर कलश हैरान रह गया और पल भर में ही वो समझ गया कि ये दूर खड़े वैभव का काम था, क्योंकि उसका वार रोकने के लिए अपार शक्तियों की जरूरत थी जो सिर्फ किसी बड़े योद्धा के पास हो सकती थी। कलश ने इस बार ज्यादा ताकत से वासु पर हमला किया, लेकिन वैभव ने फिर से उसे अपने कवच से बचा लिया। तू कौन है? लगता है वासु के साथ तेरी भी मौत आज लिखी है। ठीक है, मरना चाहता है तो मैं तेरा काम आसान बना देता हूं, पहले तुझे ही खत्म कर देता हूं। इतना कहते ही कलश ने वैभव पर अपनी शक्ति छोड़ दी, लेकिन वैभव ने उस शक्ति को अपनी तलवार से रोककर वापस कलश की तरफ भेज दिया। वैभव को असल में भेजा ही इसलिए गया था ताकि वो कलश का सामना कर सके। उसने उस कला में महारत हासिल की थी जहां वो बड़ी से बड़ी शक्ति को खुद की तलवार में समाकर उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था, और अभी भी वो कलश के सामने अपनी यही कला दिखा रहा था। हालांकि उसे पता था कि कलश से मुकाबला इतना आसान नहीं होगा, इसलिए वैभव खुद को पूरी तरह तैयार करने की कोशिश कर रहा था। अचानक वैभव की नजर आगे बढ़ रहे वासु पर पड़ी तो कलश की तरफ ही बढ़ रहा था। वासु का इस हालत में कलश के नजदीक भी जाना मौत को गले लगाने जैसा था। वैभव को पता था कुछ देर के आराम और इलाज के बाद वासु फिर से लड़ने लायक हो जाएगा, लेकिन अभी उसे बचाए रखना बहुत जरूरी था। असल में तो वो वासु की रक्षा करने आया था। अगर उसे कुछ हो जाता तो फिर वो अपने काम में असफल माना जाता। इसलिए वैभव ने वासु और बाकी सबको बचाने के लिए आसमान में खड़े कलश पर तेज रोशनी वाला प्रहार किया, जिससे कुछ पल के लिए कलश की आंखें तेज प्रकाश से भर गई और उसकी आंखें बंद हो गई। वैभव को यही मौका चाहिए था। जैसे ही कलश ने अपनी आंखें बंद की, वैभव ने वासु समेत सारे अपने लोगों को लेकर एक गुफा में भेज दिया। तुझे क्या लगता है ये बच्चों के खेल खेलकर तू उस वासु को बचा लेगा? तुम जितने भी लोग हो ना, उन सब के मैंने 1000 टुकड़े न किए तो मेरा नाम भी कलश नहीं। लगता है डर गया है। अरे क्या यही करने तू यहां आया था वासु, अपने इस मित्र के साथ? जैसे ही कलश की आंखें खुली, उसने सामने वासु और वैभव समेत सबको गायब पाया। उसे पता था वैभव वासु को अभी के लिए बचा रहा था ताकि वो बाद में युद्ध कर सके, लेकिन कलश वासु को किसी भी तरह का मौका नहीं देना चाहता था। कलश ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके पूरे इलाके में वासु और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी थी। क्या कलश वासु को ढूंढकर ले लेगा उसकी जान, या फिर वासु दोबारा युद्ध में उतरकर करेगा कलश का सामना? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सवालों के जवाब? आपके लिए इन सभी सवालों के जवाब लेकर हाजिर होंगे हम श्रापित राजकुमार के अगले एपिसोड में, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वासु और वैभव ने कलश के इतने ताकतवर सेनापति को भी हरा दिया था, लेकिन अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन कलश मैदान में आ चुका था और वासु को खत्म करने वाला था। लेकिन तभी वैभव ने वासु को बचा लिया था और एक गुफा में ले जाकर सभी को छुपा दिया था। बस निकल गई वासु तेरी सारी बहादुरी। अपने साथ 2-4 नमूनों को लेकर तू मेरे इलाके में यहां पहुंचा। क्या लगता है तुझे कलश कोई मामूली व्यक्ति है? अब तू और तेरे साथी यहां से जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। अपना भयानक रूप लिए कलश वासु को खुली चुनौती दे रहा था, या कह लें उकसा रहा था, ताकि वो जैसे ही बाहर आए वो उसे खत्म कर दे। लेकिन यहां वैभव ने सही समय पर वासु और उसके साथियों को गुफा के अंदर पहुंचा दिया था। लखन, जल्दी से जल्दी औषधि पीसकर वासु के घाव भरना पड़ेगा, वरना कलश हमें कहीं भी ढूंढ सकता है। उसका खून साफ करके जितनी जल्दी हो सके ना, उसका इलाज शुरू कर दो। वैभव ने धीरे से लाखन से कहा। वासु की आंखें तो अभी खुली हुई थी, लेकिन गहरे घाव ने उसे कुछ बेसुध कर दिया था। एक तरह से देखा जाए तो वासु का होश में न रहना ही ठीक था, क्योंकि अगर वो पूरी तरह जाग जाता तो बाहर युद्ध के लिए तैयार कलश की आवाज सुनकर वो पल भर भी गुफा में न ठहरता और सीधा युद्ध करने निकल जाता। वासु की जो अभी हालत थी, उस हिसाब से तो वो कलश के सामने पल भर का मेहमान था। इसलिए लाखन और उसके साथी लगातार उसका इलाज करने में जुटे थे। मुझे नहीं लगता कि कलश से हम ज्यादा देर छुप पाएंगे। अगर वो हमें ढूंढ लेता है
तो मैं भी तुम्हारे साथ उससे युद्ध करूंगा वैभव। हम वासु को किसी भी कीमत पर बचाएंगे। धर्मसेन ने वासु की हालत देखकर वैभव से कहा, क्योंकि वासु का पूरा शरीर लहूलुहान था और अभी उसके सर पर मौत मंडरा रही थी। वैभव जो गुफा के बाहर की ओर नजर रखे था, वो धर्मसेन की बातें सुनकर समझ गया था कि धर्मसेन वासु को देखकर घबरा रहा था। इसलिए उसने धर्मसेन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वासु को कुछ नहीं होगा मित्र। अभी तो हमें इस राक्षस कलश को भी हराना है, और वैसे भी मुझे यहां वासु की रक्षा के लिए भेजा गया है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। वैभव की बातों से धर्मसेन का गिरा हुआ आत्मविश्वास फिर से जिंदा हुआ और उसने भी मुस्कुराकर वैभव की हां में हां मिलाई। मैंने वासु के घाव पर सबसे शक्तिशाली औषधि लगाई है। अगर ये नुकसान कर गई तो फिर वासु के अंग किसी काम के न रहेंगे, लेकिन अगर इसने फायदा किया तो कुछ ही देर में सारे घाव भर जाएंगे और वासु में पहले जैसी ताकत आ जाएगी। लाखन ने दवा लगाते हुए कहा, असल में दवा बनी ही ऐसी परिस्थिति के लिए थी, क्योंकि और कोई भी औषधि इतनी जल्दी असर नहीं कर पाती। इसलिए लाखन के पास ये जोखिम उठाने के अलावा कोई दूसरा चारा न था। ओह अच्छा, तो तुम सब यहां छुपे बैठे हो। बढ़िया जगह चुनी है, मानना पड़ेगा, लेकिन कितनी भी बढ़िया जगह चुन लो, मुझसे बच नहीं पाओगे। लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा। यह आवाज कलश की ही थी, जिसने वो गुफा ढूंढ ली थी। इतना कहते ही कलश ने गुफा पर हमला कर दिया था, लेकिन वैभव पहले से ही इस चीज के लिए तैयार था, इसलिए उसने हमले को अपनी शक्ति से विफल कर दिया। जिस बात का डर था वही हुआ। कलश जान गया कि हम इस गुफा में हैं। लाखन और धर्मसेन, तुम वासु का ध्यान रखना, मुझे कलश को संभालना होगा। जैसे ही मौका मिलेगा तुम लोग इस गुफा से निकल जाना। इतना कहकर वैभव बाहर की तरफ कदम रखता है कि पीछे से धर्मसेन उससे कहता है, वैभव, मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए चलता हूं। वासु को लाखन लोग संभाल सकते हैं। नहीं धर्मसेन, मेरे पास जो शक्तियां हैं उसी से कलश का सामना किया जा सकता है। तुम्हारा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। इतना कहकर वैभव सीधा बाहर की ओर निकल जाता है। अच्छा, तो तू आया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तू क्यों उस वासु को बचाने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धोना चाहता है। एक बार तो तू बच गया, लेकिन अब तुझे मौत की नींद सुला कर रहूंगा। इतना कहते ही कलश ने वैभव पर हमला कर दिया। यहां तक कि एक के बाद एक हमले करके कलश ने सभी जगह धुआं धुआं कर दिया था। लेकिन वैभव भी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि उसे शक्तियों में महारत हासिल थी। वो कलश के इतने सारे वार को अपनी तलवार से विफल कर देता था। वैभव को इस तरह अपने वार रोकते हुए देख कलश हैरान था। बस कालसर्प समुदाय के सबसे शक्तिशाली आदमी कलश के पास यही ताकत है। मुझे तो लगा था कि तुमसे लड़ाई करके कुछ मजा आएगा, लेकिन लगता है लोगों ने तुम्हारा हवा बनाकर रखा है। बस, वैभव ने कलश पर तंज कसते हुए कहा। असल में वैभव की योजना भी यही थी। वो जानता था कि कलश में उससे ज्यादा ताकत थी, लेकिन वो अपनी शक्ति से कुछ देर कलश का ध्यान भटका सकता था, ताकि वासु को कुछ देर और आराम मिल जाए। वैभव को खुद का इस तरह मजाक उड़ाते देख कलश आग बबूला हो जाता है और अपने वार की गति और तेज कर देता है। तेरी ये मजाल मेरे इलाके में आकर मेरा ही मजाक बनाता है। लेकिन कलश कितनी भी कोशिश कर ले, वैभव उसके हर वार से बच जा रहा था। बाहर धमाकों की इतनी तेज आवाज सुनकर घायल वासु को होश आ गया था। उसने जैसे ही आंखें खोलकर देखा, उसे बाहर वैभव लड़ता नजर आया। वैभव अकेले कलश से लड़ रहा है, मुझे जाकर उसकी मदद करनी होगी। इतना कहकर वासु ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पास खड़ा धर्मसेन उसे रोकते हुए कहता है, वासु, तुम्हारा अभी वहां जाना खतरे से खाली नहीं। तुम्हारा घाव बहुत गहरा है। नहीं धर्मसेन, वैभव का यूं अकेला लड़ते रहना ठीक नहीं। वासु धर्मसेन की बातों को अनसुना करते हुए सीधा बाहर की तरफ निकल जाता है, जहां कलश के हमले जारी थे और वैभव उन्हें लगातार बचा रहा था। इतनी देर से वार करते हुए कलश ये अच्छी तरह समझ गया था कि वैभव के रहते वासु तक नहीं पहुंचा जा सकता, इसलिए अब उसे कोई और पैंतरा अपनाना था। इससे पहले कलश कुछ सोचता, उसे अंदर से जख्मी वासु वैभव के पीछे आता दिखाई दिया। वासु को यूं देखकर कलश के शैतानी दिमाग को एक चाल सूझी। तुम यहां क्यों आ गए? तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है, वापस गुफा में जाओ। वासु को आते देख वैभव ने तुरंत उससे कहा, मैं यहां इस कलश को। वासु इससे पहले कुछ कहता,
उसकी चोट में तेज दर्द होने लगा और दर्द के कारण वो लड़खड़ा गया। वासु की हालत देखकर कलश समझ गया था कि यह सबसे अच्छा मौका है। अभी वासु को आसानी से खत्म किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले उसे वैभव नाम के कांटे को हटाना था, इसलिए वो चाल चलता है। सुन वैभव, चुपचाप इस वासु को मेरे हवाले कर दे, इसके बदले मैं तुझे जान से छोड़ दूंगा। तुझे क्या लगता है कलश कि तू मेरी जान इतनी आसानी से ले लेगा? तेरा एक भी वार मुझे छू भी नहीं पाएगा, और रही बात वासु की, तो मेरे रहते हुए तू इसे हाथ भी नहीं लगा सकता। वैभव अपनी तलवार घुमाता हुआ कहता है, इसका मतलब तू बीच में से नहीं हटेगा, ठीक है? तू इसकी रक्षा कर, मैं पहले वासु के पिता शिवेंद्र को ही खत्म कर देता हूं। कलश जानता था कि वासु अपने पिता शिवेंद्र का नाम सुनकर जरूर बाहर आने की जिद करेगा, इसलिए वो वासु की तरफ देखते हुए कहता है। कलश की चाल एकदम सही साबित होती है। वासु जैसे ही अपने पिता का नाम सुनता है, वो झट से खड़ा हो गया और वैभव से बाहर आने के लिए जिद करने लगा। वैभव, अपना चक्र खोलो, मुझे अभी इस कलश को खत्म करना होगा, वरना ये मेरे पिता शिवेंद्र को मार देगा। वैभव जानता था कि यह सब कलश की वासु को बाहर निकालने की चाल थी। वासु के बाहर निकलते ही कलश उसे खत्म कर देता, इसलिए वो उसे समझाता हुआ कहता है, वासु, तुम कलश की बातों में मत आओ। वो तुम्हारे पिता के नाम पर तुम्हें सुरक्षा घेरे से बाहर निकलवाना चाहता है, इसीलिए तो कह रहा हूं वैभव कि मुझे बाहर जाने दो। अगर मैं इसे यहीं खत्म कर दूंगा तो ये पिताजी को कुछ नहीं कर पाएगा। वासु ने कलश से कहा, तुम समझने की कोशिश करो वासु, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, इस हालत में तुम मुझसे लड़ नहीं पाओगे। वैभव की बात सुनकर वासु कुछ पल शांत रह जाता है। असल में वासु की बात एकदम सही थी, अभी उसे कम से कम कुछ देर तो और आराम की जरूरत थी। वासु को चुप देखते ही कलश फिर कहता है, ठीक है, तुझे लगता है मैं यहां मजाक करने बैठा हूं। अगर तू कुछ देर में बाहर नहीं आया तो तेरे पिता शिवेंद्र का सर तेरे ही सामने कुचल दूंगा। अपने पिता के लिए इस तरह की बात सुनना वासु को सहन नहीं होती और वो फिर से गुस्से में आ जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी के बारे में ये कहने की भी? अब चाहे तू मुझे खत्म ही क्यों न कर दे, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वासु बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वैभव अपना सुरक्षा चक्र नहीं खोलता, इसलिए वासु उससे कहता है, वैभव, अभी के अभी इस सुरक्षा चक्र को हटाओ। तुम्हारी रक्षा करना इस वक्त मेरा धर्म है और मैं उससे पीछे नहीं हट सकता हूं। वैभव जानता था कि वासु अभी गुस्से में है, इसलिए उसे बाहर जाने देना उसका मौत का कारण बन सकता है। तुम्हारा धर्म मेरी रक्षा करना है, तो मेरा धर्म भी मेरे पिता की जान बचाना है। मैं यूं ही बैठे बैठे उन्हें मरते नहीं देख सकता, इसलिए खोलो इसे, वरना मुझे जबरदस्ती इसे खोलना पड़ेगा। कलश के हमले जारी थे और वासु का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था कि जितनी देर होगी उसके पिता की जान को उतना ही खतरा होगा। वासु का इस तरह बात करना वैभव को बिल्कुल पसंद नहीं आता और उसकी आवाज भी ऊंची हो जाती है। मुझे यहां भेजा गया था ताकि तुम्हारे साथ मिलकर बुराई से लड़ूं। हम जो जंग लड़ रहे हैं वो कोई छोटी बात नहीं है वासु। मैं समझता हूं कि तुम अपने पिता को बचाना चाहते हो, लेकिन अगर तुम बाहर निकल गए और तुम्हें कुछ हो गया तो सारी मानवता खतरे में आ जाएगी। वासु, हम सब लड़ते हुए इतने आगे आ पहुंचे हैं, इसलिए हमें अब कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। यदि तुम ठंडे दिमाग से काम लेते हो तो मुझे यकीन है कि तुम जरूर इस दुष्ट कलश को हरा दोगे। धर्मसेन ने वासु से कहा, क्योंकि वो भी जानता था कि वासु को समझाना इस वक्त बहुत जरूरी था, वरना वो खतरे में पड़ सकता है। धर्मसेन, वैभव और अभिनव के समझाने से वासु का गुस्सा कुछ ठंडा पड़ जाता है और वो शांति से एक जगह खड़ा हो जाता है। यहां कलश ने जब देखा कि उसकी योजना विफल हो रही थी तो वो गुस्से में आसमानी बिजली बुलाकर सीधा वैभव पर वार करता है। अभी तक के हो रहे हमलों में यह सबसे शक्तिशाली हमला था, इसलिए वैभव का बचाव कवच भी उसे झेल नहीं पाता। बिजली वैभव के चक्र को भेदती हुई सीधा वासु की तरफ बढ़ती है और एक तेज धमाका गुफा में हो जाता है। धमाका इतना तेज था कि सारे लोग यहां वहां बिखर जाते हैं। गनीमत से धर्मसेन और लाखन के लोग अभिनव को बचा लेते हैं और मोहिनी और चंद्रा भी समय रहते वहां से निकल जाते हैं। वासु, वैभव तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है, जहां वासु उसे गायब मिलता है। एक पल तो सबको लगता है कि कलश के वार से वासु खत्म हो चुका है। वासु तो हवा बनकर उड़ गया। देखो देखो देखो, शायद कोई अंग बच गया हो तो उसे निशानी के तौर पर घर ले जाना, कलश ने वैभव से कहा। लेकिन धुआं छटते ही वासु एक ऊंची चट्टान पर खड़ा दिखाई देता है। चिंता मत कर कलश, मैं इतनी आसानी से मरकर तुझे
खुशी नहीं मनाने दूंगा। असल में यह कमाल किसी शक्ति का नहीं बल्कि उस औषधि का था जो लाखन ने कुछ देर पहले वासु के जख्मों पर लगाई थी। ज्यादातर लोगों को जान से मारने वाली यह औषधि वासु को फायदा कर गई थी, इसलिए उसने वासु के सारे जख्म को न केवल भर दिया बल्कि वासु में पहले जैसी ताकत भी ला दी। धमाके के वक्त वासु वहां से हट गया था और अब पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार था। हैं? वासु तो ठीक हो गया। वैभव और बाकी सब भी वासु को यूं ठीक होते देख हैरान थे। वो कुछ और सोचते उससे पहले ही लाखन कहता है, मैंने कहा था ना, अगर मेरी औषधि काम कर गई तो वासु को ठीक होने में चंद मिनट ही लगेंगे। अब वो फिर से लड़ाई कर सकता है। इससे पहले लाखन अपनी पूरी बात कहता बौखलाया हुआ कलश वासु पर एक और वार कर देता है। वासु फिर से हवा में छलांग लगाकर उस हमले से बच जाता है और सीधा कलश के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। कलश, ये तुम्हारे और मेरे बीच की लड़ाई है, इसलिए अब कोई भी मेरे और तुम्हारे बीच में नहीं आएगा। बहुत अच्छे, मैं भी यही चाहता हूं कि बिना किसी रुकावट के मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी खत्म कर दूं। इतना कहते ही कलश हवा से सीधा जमीन पर आकर वासु के सामने खड़ा हो जाता है। क्या वासु कलश जैसे शक्तिशाली से जीत पाएगा ये लड़ाई, या कलश मणि की ताकत से वासु का कर देगा काम तमाम? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? आपके लिए इन सभी सवालों को लेकर हाजिर होंगे हम श्रापित राजकुमार के अगले एपिसोड में, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।